1877 का भारत, एक ऐसा दौर जब हमारे पुरखों ने शायद अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त देखा था। उस साल आसमान ने जैसे रूठने की कसम खा ली थी। मॉनसून आया ही नहीं। जो बादल उम्मीद बनकर आते थे वे बस हवा के झोंकों की तरह गुजर गए। धरती की छाती फट गई, खेतों में गहरी दरारें पड़ गईं, जैसे किसी ने जमीन पर खंजर चला दिया हो। जो खेत कभी हरी भरी फसलों से लहलहाते थे वो अब धूल का बंजर मैदान बन चुके थे। नदियां, तालाब, कुएं सब सूखने लगे थे। पानी की एक एक बूंद सोने चांदी से भी कीमती हो गई थी। गांव के गांव वीरान होने लगे। लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब कुछ पीछे छोड़कर बस 2 वक्त की रोटी और पानी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे थे। लेकिन कहां जाते? हर तरफ एक जैसा ही मंजर था। भूख का दर्द क्या होता है ये उन आंखों में साफ दिखता था जो उम्मीद खो चुकी थीं। माएं अपने बच्चों को कलेजे से चिपकाए बैठी थीं, लेकिन उनके पास उन्हें पिलाने के लिए दूध और खिलाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। यह सिर्फ एक अकाल नहीं था, यह इंसानियत का इम्तिहान था। इतिहास बताता है कि यह भारत के सबसे बड़े अकालों में से एक था, जिसे महान अकाल यानी द ग्रेट फैमिन के नाम से जाना जाता है। करोड़ों लोग इस आपदा की चपेट में आए। भूख और उससे पैदा हुई बीमारियों ने लाखों जिंदगियां छीन ली। मवेशी, जो किसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं, वे भी चारे और पानी के बिना दम तोड़ने लगे। हर तरफ सिर्फ बेबसी, लाचारी और मौत का सन्नाटा पसरा था। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हमारे देश के दिल पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। वो साल हमें यह याद दिलाने के लिए काफी है कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। यह मंजर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई बड़ा वैज्ञानिक कारण छिपा था? उस वक्त के लोग इसे शायद ईश्वर का प्रकोप मान रहे थे, लेकिन आज विज्ञान हमें बताता है कि इस भयानक सूखे के पीछे एक वैश्विक मौसमी घटना का हाथ था। एक ऐसी घटना जो आज भी दुनिया को डराती है। इस घटना का नाम है एल नीनो। यह कहानी सिर्फ 1877 की नहीं है, यह कहानी आज भी उतनी ही सच है। इसलिए इस इतिहास को जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि 1877 का यह संकट सिर्फ हमारे भारत तक ही सीमित नहीं था। यह एक वैश्विक आपदा थी जिसने दुनिया के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया था। जिस आग में हमारा देश जल रहा था, उसी आग की लपटें चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच चुकी थी। यह ऐसा था मानो पूरी दुनिया की किस्मत एक ही धागे से बंध गई हो और वो धागा टूटने की कगार पर था। हर जगह कहानी लगभग एक जैसी ही थी, सूखा, भूख और बेबसी। प्रकृति का गुस्सा किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर बरस रहा था। चीन में इसे डिंग वू अकाल के नाम से जाना जाता है। वहां भी पीली नदी का पानी बहुत कम हो गया था और मॉनसून पूरी तरह से फेल हो गया था। उत्तरी चीन के करोड़ों लोग भयानक सूखे की चपेट में आ गए। फसलें बर्बाद हो गईं और अनाज के भंडार खाली हो गए। लोग पेड़ की छाल और जड़ें खाकर जिंदा रहने को मजबूर थे। भारत की तरह ही वहां भी लाखों लोगों ने भूख और बीमारियों के कारण दम तोड़ दिया। यह इस बात का सबूत था कि जब प्रकृति अपना संतुलन खोती है तो सरहदों का कोई मतलब नहीं रह जाता। दर्द का कोई मजहब या देश नहीं होता। अब दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील की बात करते हैं। वहां भी उत्तर पूर्वी इलाके में ग्रांडे सेका यानी महान सूखा पड़ा था। अमेजन के जंगलों के लिए मशहूर इस देश में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। खेती पूरी तरह से चौपट हो गई थी और लाखों लोग या तो भुखमरी का शिकार हुए या फिर अपने घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। ठीक इसी तरह इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सूखे और जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई थीं। यह एक ऐसी पहेली थी जिसे उस वक्त के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पूरी दुनिया में एक साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह वैश्विक संकट हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं और यहाँ होने वाली कोई भी बड़ी घटना हम सबको प्रभावित करती है। चाहे हम भारत में हों, चीन में हों या ब्राजील में, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1877 की इस आपदा ने यह साबित कर दिया कि जलवायु किसी देश की सीमाओं को नहीं मानती। समुद्र की लहरों में उठा एक छोटा सा बदलाव भी पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। इसीलिए जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की बात करते हैं तो यह किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की साझा जिम्मेदारी बन जाती है। तो आखिर यह एल नीनो है क्या, जिसके कारण पूरी दुनिया में इतना बड़ा कहर बरपा था? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, कंप्यूटर जी की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की भाषा में। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा या बालकीसा। यह नाम पेरू के मछुआरों ने दिया था। उन्होंने देखा कि हर कुछ सालों में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। चूंकि यह क्रिसमस के समय होता था, इसलिए उन्होंने इसे बालक ईसा के नाम पर एल नीनो कहना शुरू कर दिया। लेकिन यह छोटा बच्चा जब अपनी ताकत दिखाता है तो पूरी दुनिया का मौसम बदल देता है। अब समझिए कि यह काम कैसे करता है। आमतौर पर प्रशांत महासागर में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ये हवाएं अपने साथ समुद्र की सतह का गर्म पानी भी बहाकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। इसकी वजह से दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। यह ठंडा पानी अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्व लाता है, जिससे मछलियों को भोजन मिलता है और वहां मछली पकड़ने का उद्योग खूब फलता फूलता है। इस सामान्य स्थिति में भारत और आसपास के देशों में अच्छा मॉनसून आता है, क्योंकि गर्म पानी से उठी भाप बादल बनकर बरसती है। लेकिन एल नीनो के सालों में यह पूरा खेल उल्टा हो जाता है। किसी कारण से ये हवाएं या तो कमजोर पड़ जाती हैं या फिर उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। अब जो गर्म पानी एशिया की तरफ जाना चाहिए था, वह प्रशांत महासागर के बीच में या फिर दक्षिण अमेरिका के तट पर ही इकट्ठा हो जाता है। इस गर्म पानी के विशाल भंडार की वजह से पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न गड़बड़ा जाता है। जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा रहता है वहां बाढ़ आ जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए तो आपको बुखार और कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। तो संक्षेप में, एल नीनो प्रशांत महासागर के गर्म होने की एक घटना है जो हर 2 से 7 साल में एक बार होती है। यह कोई तूफान या चक्रवात नहीं है, बल्कि यह मौसम का एक बड़ा और धीमा बदलाव है जिसका असर महीनों तक और कभी-कभी सालों तक रहता है। 1877 में जो एल नीनो आया था, वह इतिहास के सबसे शक्तिशाली एल नीनो में से एक था। इसी ने भारत के मॉनसून को रोक दिया और उस भयानक अकाल की नींव रखी। यह छोटा बच्चा जब बिगड़ता है तो पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल देता है। जब एल नीनो आता है तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर मौसम के मिजाज पर पड़ता है। भारत जैसे देश के लिए, जहां की 60% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, मॉनसून जिंदगी की डोर की तरह है। एल नीनो इसी डोर को कमजोर कर देता है। प्रशांत महासागर में मौसम का संतुलन बिगड़ने से हिंद महासागर के ऊपर बनने वाले मॉनसूनी बादल कमजोर पड़ जाते हैं। जो बादल झूमकर बरसने चाहिए, वे या तो बनते ही नहीं या फिर बिना बरसे ही आगे निकल जाते हैं। इसका नतीजा होता है सूखा। बारिश में 20 से 30% की कमी भी हमारी फसलों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सोचिए उस किसान के बारे में जिसने कर्ज लेकर बीज खरीदा, खेत जोता और अब आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। उसके सपनों के साथ साथ उसके खेत की फसल भी सूखने लगती है। धान, गेहूं, मक्का, दालें, ये सब ऐसी फसलें हैं जिन्हें सही समय पर पानी चाहिए। जब पानी नहीं मिलता तो पैदावार घट जाती है या फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इससे न सिर्फ किसान को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि पूरे देश में अनाज की कमी हो जाती है और महंगाई आसमान छूने लगती है। 1877 में यही हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एल नीनो का असर सिर्फ सूखा ही नहीं है। दुनिया के कुछ हिस्सों में यह ठीक इसका उल्टा करता है। जहां भारत और इंडोनेशिया जैसे देश सूखे से जूझ रहे होते हैं, वहीं दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों में
भयानक बारिश और बाढ़ आ जाती है। वहां के रेगिस्तानों में नदियां बहने लगती हैं। यह असामान्य बारिश भी उतनी ही विनाशकारी होती है। इससे भूस्खलन होता है, घर बह जाते हैं और फसलें पानी में डूबकर सड़ जाती हैं। यानी एल नीनो किसी को नहीं बख्शता, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। यह पूरी दुनिया के मौसम का संतुलन ही बिगाड़ देता है। इसके अलावा एल नीनो का असर सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रहता। जब बारिश नहीं होती तो नदियों में पानी का स्तर घट जाता है। इससे बिजली बनाने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, जिससे बिजली की कटौती होने लगती है। पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है। जंगलों में सूखा बढ़ने से आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जैसा कि हम अक्सर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जंगलों में देखते हैं। कुल मिलाकर एल नीनो एक ऐसी डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत करता है जिसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। अब बात करते हैं शहरों की। हमें लगता है कि सूखा और अकाल तो गांवों की समस्या है। शहरों में तो पानी नल में आ जाता है और अनाज बाजार में मिल जाता है, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। एल नीनो का असर शहरों पर भी उतना ही भयानक होता है, बस उसका रूप थोड़ा अलग होता है। सबसे पहली और बड़ी समस्या है भीषण गर्मी। एल नीनो के सालों में वैश्विक तापमान बढ़ जाता है। शहरों में कंक्रीट के जंगल, गाड़ियों से निकलता धुआं और कम हरियाली की वजह से यह गर्मी और भी ज्यादा महसूस होती है। इसे हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। दिन में तो छोड़िए, रातें भी गर्म हो जाती हैं। इस जानलेवा गर्मी की वजह से हीट वेव यानी लू चलने की घटनाएं बढ़ जाती है। तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी गर्मी में घर से बाहर निकलना, खासकर मजदूरों और सड़क पर काम करने वालों के लिए, जान जोखिम में डालने जैसा होता है। इससे डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी और हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की भीड़ लग जाती है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं और यह लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरी बड़ी समस्या है पानी की किल्लत। शहरों में पानी कहां से आता है? नदियों, झीलों और जलाशयों से। जब सूखे के कारण इन सब का जल स्तर घट जाता है तो शहरों की पानी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। नगर निगम को पानी की राशनिंग करनी पड़ती है। नलों में पानी हफ्ते में 2 दिन या दिन में सिर्फ 1 घंटा आता है। लोग पानी के टैंकरों के पीछे भागते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं और कभी कभी तो पानी के लिए झगड़े भी हो जाते हैं। जो पानी हमें आज इतनी आसानी से मिल रहा है, उसकी असली कीमत सूखे के दिनों में ही समझ आती है। इसके अलावा गर्मी और पानी की कमी से कई तरह की बीमारियां भी फैलने लगती हैं। रुका हुआ और गंदा पानी मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। साथ ही दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एल नीनो का असर सिर्फ गांव के खेतों तक ही नहीं, बल्कि हमारे शहरों के घरों तक भी पहुंचता है। ये हमारी सेहत, हमारी दिनचर्या और हमारी जेब सब पर भारी पड़ता है। अब एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आते हैं। क्या एल नीनो जैसी घटनाएं अब और भी खतरनाक होती जा रही हैं? इसका जवाब है हां, और इसकी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। इसे ऐसे समझिए कि एल नीनो तो एक प्राकृतिक घटना है जो सदियों से होती आ रही है, लेकिन इंसान ने अपनी गतिविधियों से, जैसे कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया है। यह बढ़ी हुई गर्मी एल नीनो के असर को और भी भयानक बना रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी जलती हुई आग में और घी डाल देना। जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे महासागर पहले से ही गर्म हो रहे हैं। अब जब एल नीनो आता है तो वह इस पहले से गर्म पानी को और भी ज्यादा गर्म कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि एल नीनो की घटनाएं अब ज्यादा शक्तिशाली यानी सुपर एल नीनो हो रही हैं। जो सूखा पहले 10 साल में एक बार आता था, अब वो 5 साल में ही आ सकता है। जो हीट वेव पहले 42 डिग्री तक जाती थी, अब वो 48 डिग्री तक पहुंच रही है। यानी
जो चरम मौसमी घटनाएं पहले दुर्लभ मानी जाती थीं, वे अब आम होती जा रही हैं। 1877 का एल नीनो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आज के दौर में वैसे एल नीनो के आने की आशंका बढ़ गई है। इसका एक और उदाहरण लीजिए। जब ग्लेशियर और ध्रुवों की बर्फ पिघलती है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। अब कल्पना कीजिए कि एल नीनो के कारण किसी तटीय शहर में भारी बारिश और तूफान आता है। बढ़ा हुआ समुद्र का जलस्तर उस तूफान के असर को और भी विनाशकारी बना देगा। बाढ़ का पानी शहर में और अंदर तक घुस जाएगा और ज्यादा तबाही मचाएगा। यानी जलवायु परिवर्तन और एल नीनो मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बना रहे हैं, जिसका सामना करना हमारे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। हमारी गलतियों की वजह से प्रकृति का गुस्सा अब और भी प्रचंड होता जा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अब हम सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम अपनी ही पैदा की हुई मुश्किलों से लड़ रहे हैं। हमने अपने पर्यावरण का जो संतुलन बिगाड़ा है, वही अब हम पर भारी पड़ रहा है। जंगलों को काटकर हमने कंक्रीट के शहर तो बना लिए, लेकिन हम यह भूल गए कि यही जंगल बादलों को बुलाते थे और जमीन को ठंडा रखते थे। गाड़ियों और एसी से हमें आराम तो मिला, लेकिन उनसे निकली गर्मी ने पूरे वायुमंडल को एक भट्टी बना दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इन गलतियों को सुधारें, वरना भविष्य में आने वाले एल नीनो और भी ज्यादा कहर बरपाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए इस बात को कि समाधान हमारे ही हाथों में है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है पेड़ लगाना। पेड़ किसी डॉक्टर से कम नहीं होते। वे हवा को साफ करते हैं, जमीन को ठंडा रखते हैं, बारिश को आकर्षित करते हैं और जमीन के नीचे पानी को सहेज कर रखते हैं। अपने जन्मदिन पर या किसी भी खास मौके पर एक पेड़ जरूर लगाइए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो अपने गमले में ही एक पौधा लगाइए। हर एक पत्ता मायने रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है पानी बचाना। जल ही जीवन है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। हमें पानी की हर बूंद की कीमत समझनी होगी। ब्रश करते समय नल बंद रखें। शॉवर की जगह बाल्टी से नहाएं। अपनी गाड़ी धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल न करें। आरओ से निकलने वाले वेस्ट पानी को फेंके नहीं, बल्कि उसे पौधों में डालें या घर की सफाई में इस्तेमाल करें। बारिश के पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन अगर देश के करोड़ों लोग इन्हें अपना लें तो हम अरबों लीटर पानी बचा सकते हैं, जो सूखे के दिनों में हमारे काम आएगा। तीसरा समाधान है अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना। हमें अपनी ऊर्जा की खपत कम करनी होगी। जब कमरे में ना हो तो लाइट और पंखे बंद कर दें। पारंपरिक बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, जो कम बिजली खाते हैं। जहां तक संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या कारपूलिंग करें। इससे प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोल भी बचेगा। हमें स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। अपनी छत पर सोलर पैनल लगाना एक बेहतरीन निवेश है, जो पर्यावरण और आपकी जेब दोनों के लिए फायदेमंद है। और चौथा, सबसे मानवीय समाधान है एक दूसरे की मदद करना। गर्मी के दिनों में अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए एक बर्तन में पानी और दाना जरूर रखें। सड़क पर काम कर रहे किसी मजदूर को पानी की एक बोतल दे दें। अपने आस पड़ोस में देखें कि कोई बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति अकेला तो नहीं है जिसे मदद की जरूरत हो। हमें एक समाज के रूप में एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनना होगा। आपदाएं हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें और मजबूती से जोड़ती हैं। एक दूसरे का सहारा बनकर ही हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। दुनिया इतनी बड़ी है, समस्याएं इतनी विशाल हैं। मेरा एक पेड़ लगाना या एक बाल्टी पानी बचाना क्या कोई फर्क डालेगा? यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है और एक एक धागे से ही चादर बनती है। आपका हर छोटा कदम मायने रखता है। जब आप एक पौधा लगाते हैं तो आप सिर्फ एक पौधा नहीं लगाते, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए सांसें लगाते हैं।
जब आप बिजली बचाते हैं तो आप सिर्फ अपना बिल कम नहीं करते, आप कोयले का जलना कम करते हैं और हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। यह बदलाव हमें अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने मोहल्ले से शुरू करना होगा। बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण का सम्मान करना सिखाना होगा। उन्हें बताना होगा कि चॉकलेट का रैपर सड़क पर नहीं, कूड़ेदान में फेंकना है। उन्हें सिखाना होगा कि पानी और बिजली को बर्बाद नहीं करना है। जब यह संस्कार बचपन से ही मिलेंगे तो वे एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। युवाओं को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आप सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके जागरूकता फैला सकते हैं, सफाई अभियान चला सकते हैं और पेड़ लगाने के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा और आपका जुनून इस दुनिया को बदल सकता है। हमें गर्मी और मौसम के बदलाव को हल्के में लेना बंद करना होगा। जब मौसम विभाग हीट वेव की चेतावनी दे तो उसे गंभीरता से लें। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिए और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आपकी सेहत से जुड़ा एक जरूरी संदेश है। हमें प्रकृति के संकेतों को समझना सीखना होगा। जब आसमान में बादल न हों, जब नदियां सूख रही हों, तो यह एक चेतावनी है कि हमें संभल जाना चाहिए। यह प्रकृति का तरीका है हमें यह बताने का कि हमने कहीं कुछ गलत किया है। यह लड़ाई किसी सरकार या किसी संस्था की अकेले की नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है। किसान को अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाना होगा, जैसे ड्रिप इरिगेशन अपनाना। इंजीनियरों को ऐसी इमारतें बनानी होंगी जो ठंडी रहें। वैज्ञानिकों को और बेहतर समाधान खोजने होंगे और हम आम नागरिकों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। जब समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हम एल नीनो और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना करने के लिए तैयार हो पाएंगे। आपका छोटा सा योगदान एक बड़े बदलाव की पहली कड़ी है। तो देवियों और सज्जनों, 1877 के उस भयानक अकाल से लेकर आज की जलवायु चुनौतियों तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। इतिहास हमें सबक सिखाता है और विज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सबक को सीखते हैं या नहीं और उस रास्ते पर चलते हैं या नहीं। निराशा की कोई जगह नहीं है। इंसान ने हमेशा बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और जीत हासिल की है। यह चुनौती भी अलग नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास तकनीक है और सबसे बढ़कर हमारे पास एक दूसरे का साथ है। खासकर मैं अपने देश के बच्चों और युवाओं से कहना चाहता हूं, आप इस देश का, इस दुनिया का भविष्य हैं। आपके हाथों में वो ताकत है जो इस धरती की तकदीर बदल सकती है। आप सवाल पूछिए, आप नई चीजें सीखिए और आप बदलाव का हिस्सा बनिए। अपनी धरती को प्यार कीजिए, अपने पेड़ों को, अपनी नदियों को, अपने पहाड़ों को प्यार कीजिए। जब आप प्रकृति से प्यार करेंगे तो प्रकृति भी आपसे प्यार करेगी। यह धरती हमारी माँ है और कोई भी बेटा या बेटी अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। याद रखिए, हमें यह धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है और उधार ली हुई चीज को हमेशा और बेहतर बनाकर लौटाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इस धरती को एक बेहतर जगह बनाएंगे। हम पानी बचाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम प्रदूषण कम करेंगे और हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ताकि जब भविष्य में कोई एल नीनो आए तो हम उससे डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, आज से, अभी से, क्योंकि हर छोटा कदम एक बड़ी यात्रा की शुरुआत होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर यह यात्रा तय करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, एक स्वस्थ और एक हरा भरा कल जरूर दे पाएंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और सही कदम उठाइए, क्योंकि सही ज्ञान आपको हक दिला सकता है और सही कर्म आपको एक बेहतर भविष्य दे सकता है। शुभ रात्रि, शब्बा।